मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने इन तीनों वर्गों को SC, ST, OBC को बहुजन समाज बना दिया और बता दिया कि तुम अलग अलग कितना भी संघर्ष कर लेना कभी मुकाम हासिल नहीं कर सकते। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले का बहुत बड़ा स्टैचू बना दिया, गार्ड के बाबा का स्टैचू बना दिया, छत्रपति शाहू जी महाराज का स्टैचू बना दिया और हमारे युवाओं को यह बताने का काम किया कि जिनके आप तलवे चाटते हो दूर दूर जाकर के तथाकथित दूसरे समाज के महापुरुषों के, उनके चाटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का इतिहास इतना गौरवशाली है, इतना अतीत हमारा गौरवपूर्ण है कि आपको जरूरत नहीं है किसी अन्यथा आदमी को जाकर के उसके आगे सर झुकाने की, उससे मांगने की कि तुम हमें अधिकार दो। साथियों, इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था के तहत जो संविधान चलता था वह आपसे हमसे छुपा नहीं है, सभी को पता है। इस देश के अंदर अतिशूद्र जो पांचवा वर्ण था, जिसका कभी कोई नाम नहीं आता है, जिन्हें अछूत कहा जाता था, आप और हम उनसे बखूबी जानते हैं, जिन्हें आधुनिक भाषा में चूड़े चमार नाई धोबी घटरिये तेली फलाना ढिमकाना कहा जाता। एक चौथा विशेष वर्ग था जिसे OBC वर्ग कहा जाता था। इसे कहा शूद्र जाता था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी राइटिंग्स के माध्यम से इस शूद्र वर्ग को OBC बना दिया और 340 आर्टिकल उसके अंदर तमाम तत्वाधान में तमाम उनके राइट्स को सुनिश्चित करके संविधान में लिख दिया। तो साथियों, उसके बाद से इस वर्ग को अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाने लगा। मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने इन तीनों वर्गों को SC, ST, OBC को बहुजन समाज बना दिया और बता दिया कि तुम अलग अलग कितना भी संघर्ष कर लेना कभी मुकाम हासिल नहीं कर सकते, और अगर तुम लोगों ने एक साथ मिलकर संघर्ष किया तो मुकाम आप हासिल करोगे। और यह परिवर्तन उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र में चार बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन तत्वाधान में यह बता दिया कि वहां कैसे बहुजन समाज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी और तमाम गरीब लोग मिलकर के शासन सत्ता बना सकते हैं। मैं काम पर नहीं जाऊंगा कि काम बनने के बाद बिल्कुल लखनऊ के बीचों बीच राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले का बहुत बड़ा स्टैचू बना दिया, गार्ड के बाबा का स्टैचू बना दिया, छत्रपति शाहू जी महाराज का स्टैचू बना दिया और हमारे युवाओं को यह बताने का काम किया कि जिनके आप तलवे चाटते हो दूर दूर जाकर के तथाकथित दूसरे समाज के महापुरुषों के, उनके चाटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का इतिहास इतना गौरवशाली है, इतना अतीत हमारा गौरवपूर्ण है कि आपको जरूरत नहीं है किसी अन्यथा आदमी को जाकर के उसके आगे सर झुकाने की, उससे मांगने की कि तुम हमें अधिकार दो। अभी कुछ समय पहले, मुश्किल से 15 या 20 मिनट पहले, यहाँ तथाकथित मंत्री और कुछ अलग मोर्चों के लोग किसी एक व्यक्ति विशेष जो हाल फिलहाल मुख्यमंत्री है की तारीफ कर गए थे। अभी मैं उन्हीं से पूछ लेता, मैं सोच रहा था अगर बैठेंगे तो बहुत अच्छा होता, अच्छा है चले गए, लेकिन यह बात उन तक पूछी जाए कि एक बहुजन समाज का युवक आपसे यह बात पूछ रहा है कि भाई, इस देश के अंदर जो वर्ग हार्डली 1 या 1.5% है, आप उसको अपनी वोटों से राजा बना करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देते हो और फिर बोलते हो कि भैया हम 85% है, हमें हमारे अधिकार दो। तो आप बेवकूफ है कि वो व्यक्ति बेवकूफ है? आप किसी एक ऐसे वर्ग विशेष के लोगों को इस देश की संसद तक पहुंचा देते हो जो हार्डली 3 या 4% है, फिर उनसे कहते हो भैया हम समाज में आंदोलन कर रहे हैं, जमीन पर लड़ाई कर रहे हैं, हमें हमारे युवाओं के लिए नौकरी चाहिए, क्योंकि वो अडानी अंबानी के 10-10, 12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि आपका माहौल ऐसा बना दिया गया है। आप लोग समझ नहीं रहे। फिर उन्हीं के तथाकथित गुर्गे आकर के आपके सभाओं के अंदर और आपकी तमाम सामाजिक जो संगोष्ठी आप करवाते हैं उसके अंदर आकर के लगते हैं उनके बताने के लिए कि हमें रोटी का एक टुकड़ा फेंक करके दे दिया, और आप लोग उस पर ताली बजाते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं साथियों? क्या यह बात सोच लेने की नहीं है कि तथाकथित उन्हीं की पार्टी के अभी पंजाब से 5 राज्यसभा सांसद भेजे गए, तो हम उनसे पूछे कि कितने SC हैं, कितने OBC हैं, कितने ST हैं? भाई पूछे नहीं क्या उनसे? है ना? शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए इन लोगों को। और इस तरीके के इनके जो गुर्गे हैं जो SC, ST, OBC समाज से आते हैं, उनसे ताल्लुक रखते हैं, तो अगर समाज इन पर जोर बनाएगा तो क्या ये घर वापसी करेंगे? नहीं करेंगे। करनी चाहिए ना इनको, तो आज नहीं तो हम करवा लेंगे, क्योंकि भविष्य केवल और केवल बहुजन समाज का है। भारत देश के अंदर हम लोग फिर दोबारा शासन सत्ता में
साथियों, यह तो बात हो गई पुराने वक्तव्य की। देना जरूरी था, बहुत आवश्यकता है, बहुत बड़े बड़े नेता आए हुए थे। किसी एक बहुत बड़े नेता को बना करके भी चले गए जो अभी हार्डली 5-6 साल पहले कोई संघर्ष नहीं, कोई नहीं, ऐसे उभर गए, कोई बात नहीं। अब मान्यवर, मैं बात करता हूं आगे की। अतीत में हमारे इस शूद्र समाज का क्या हाल था। अति शूद्रों को तो गांव देहातों में घुसने ही नहीं दिया जाता था, उन्हें तो सीधा सीधा अछूत बोल दिया गया था। तो भाई, मैं तो खुद दलित समाज से आता हूं, स्वयं अम्बेडकर मेरा नाम है, तो मुझे तो पता था हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ। अब हमारे जो पूर्वज थे जो शूद्र समाज से आते थे, उन्हें सचूत की श्रेणी में रखा गया। तो उन्हें बोला कि भैया ऐसा तुम सेवा करते रहो हमारी, तुम हमारे गांव में आते रहो, तुम हमारे तमाम कार्य करते रहो, लेकिन तुम्हें अधिकार कोई नहीं देंगे। और इस सचूत समाज से, शूद्र समाज से बहुत सारे राजा भी हुए थे। तो उन राजाओं को तथाकथित एक वर्ग विशेष के जो ग्रह नक्षत्रों को चाल देख करके बदल देने वाले लोग हैं, जो आपको बताते हैं कौन सा दिन शुभ है, कौन सा दिन अशुभ है, जो आपको बताते हैं कि राइट पैर आगे रखोगे तो ये होगा और लेफ्ट पैर आगे रखोगे तो ये होगा, कुल मिला के जो मूर्ख बनाने वाले लोग हैं, तो वो क्या करते थे, उन राजाओं को जा करके उनके एरिया के अंदर ये बताया करते थे कि भैया ऐसा है, आपके जो इस क्षेत्र में ना बहुत खतरनाक माहौल होने वाला है, नजर लग चुकी है इसको। और दूसरे राजा को जाकर के बताया करते थे कि भैया ऐसा है, वो तो आपको ऐसे ललकार रहा है, वो आपके ऊपर हमला करने वाला है। तो जब वो जाकर के पहले भविष्यवाणी कर दिया करते थे वहां पर, और दूसरे राजा को जाकर के और भड़का लिया करते थे, तो जो ओबीसी समाज के राजा हुए थे वो गुस्से में आकर के हमला कर दिया करता था, और वहां पर दोनों ही जगह पर उस व्यक्ति की बात सिद्ध हो जाती थी। लोग कहते थे अरे बड़ा अंतर्यामी पुरोहित है, ये तो कुछ भी बता सकता है। तो इस तरह से हमारे शूद्र राजाओं को उन्होंने अपने माल झोल में झेला और उनको पूर्ण रूप से उनका दमन करने का कार्य किया। बृहद्रथ मौर्य ने बृहद्रथ मौर्य की किस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करी थी, यह आपसे और मुझसे किसी से अछूता नहीं। इतिहास के अंदर लेखन लिखा हुआ है। हमारे पूर्वज तो वो हुए हैं जिनसे सिकंदर जैसे तथाकथित महान शासक डर के हमारे झेलम नदी पार नहीं कर पाए थे। जब सिकंदर के सेनापति ने बोला कि साहब वहां चंद्रगुप्त मौर्य है, और जब वो काट पीट करते हैं ना तो वो देखते नहीं है, उनकी तलवार के आगे जो आता है ना तो पूरी सेनाओं के धड़ सर से अलग कर दिया जाता है। तो आप मेरे हिसाब से इस अपने जो आप इस गोष्ठी को कर रहे हैं, आगे जीतते हुए जा रहे हैं, तथाकथित दुनिया को जीतने आप निकले, वापिस हो लीजिए। तो सिकंदर की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि झेलम नदी पार कर दे, तो वो आपके हमारे हम सब के पूर्वज महान चंद्रगुप्त सम्राट, उनके डर की वजह से वो झेलम नदी पार कर गए। अब जब इनको पता चल गया कि भैया ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, कद काठी के बड़े लंबे तगड़े लोग हैं, गर्म खून के लोग हैं, और बहुत मजबूत विचारधारा और बुद्ध की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, तो इन्हें ऐसे पागल नहीं बनाया जा सकता। तो इन्होंने तमाम ग्रह नक्षत्र और ये स्मृति और वो स्मृति दुनिया भर के ये इन्होंने जो अपने पुराणों के माध्यम से, अपने वेदों के माध्यम से जो काम करा वो आपसे और मुझसे अछूता नहीं है। उसको नहीं छेड़ूंगा मैं, उस प्रति को आप सभी बखूबी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, उनको पढ़िए, आपको सब बखूबी पता चल जाएगा। साथियों, इस वर्ग ने शूद्रों के लिए एक रूल बनाया था। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनी किताब में इस बात को लिखा है, अपनी राइटिंग्स एंड स्पीसीज में एक बात को लिखा है कि जो शूद्रों का पहला बेटा होगा, क्योंकि पहला बेटा बहुत तगड़ा होता है, बलशाली होता है, हष्टपुष्ट होता है, तो उसको नदी में बहाने का नियम इन लोगों ने शूद्रों के ऊपर थोपा, इस ओबीसी के ऊपर थोपा। अति शूद्रों से तो कोई मतलब ही नहीं था, यह आप और हम बखूबी जानते हैं। लेकिन आज ओबीसी वर्ग, आज एससी वर्ग, आज एसटी वर्ग किसको धो रहा है, ये भी हम लोग बहुत बेखौफ आवाज में कह देना चाहता हूं कि ये लोग किसको धो रहे हैं और इन्हें किसे धोना चाहिए। तो इस बात की आंखें आप लोगों को और हमें खोलनी होंगी, हमें हमारे नए जो आ रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां, उनको बतानी होगी। बाबा साहेब अम्बेडकर आते हैं, अगर महात्मा ज्योतिबा फूले को बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं पढ़ते तो दिशाहीन रहते कम से कम 35 सालों तक, यह बात सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसी को अगर गुरु माना पूरे भारतवर्ष से, तो एकमात्र व्यक्ति महात्मा ज्योतिबा फूले को गुरु माना। सन 1881 में महात्मा ज्योतिबा फूले इस दुनिया को अलविदा कहकर गए और बाबा साहेब अम्बेडकर इस दुनिया में आए। तो यह आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमारे बहुजनों का जो आंदोलन है वो किस प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और जो तथाकथित लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमारा बहुजन आंदोलन कमजोर हो गया, हमारी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है, तो इस बात को भूल जाए वो लोग कहने वाले। अभी कुछ दिन रुकिएगा आप लोग, इस पूरे देश के अंदर जो बड़ी क्रांति जो हम अंदर से एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग मिलकर कर रहे हैं, जब ये सतह पर दिखेगी तो ना ये आपसे छुपेगी ना हमसे छुपेगी, और वो तथाकथित लोग
जो 5-5 राज्यसभा सांसदों को भेजते हैं। मैं अपनी माननीय बहन जी का एक बताता हूं आपको छोटा सा, कि जब माननीय बहन जी पहली बार सत्ता में आई तो ओबीसी समाज की 79 जातियां 79 जातियां, कभी उन्होंने विधानसभा और संसद का चेहरा नहीं देखा था। तो बहुजन समाज पार्टी जब आई तो पहली बार काछी, कुशवाहा, मल्ला, तमाम समाजों से एमपी एमएलए बनने लगे। क्या ये बात गलत है? आप बताइए, क्या यह बात गलत है? पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे महान आंदोलन के अंदर तमाम एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग, जो हमेशा तमाम पार्टियों ने पिछड़कू बना करके रखे, आप सभी जानते हैं इस बात को। इसके अलावा 2012 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं रही थी तो माननीय मौर्य जी को विपक्ष का नेता बना करके उस सदन के अंदर भेजा गया और यह बताने का काम किया गया कि हम अगर एससी एसटी ओबीसी एक है, हम अगर एक साथ मुट्ठी बंद करके बोल पा रहे हैं तो ही हमारी ताकत है साथियों, नहीं तो अलग अलग तो हम सभी पिट रहे हैं, सभी पिट रहे हैं और पिटते रहेंगे। और साथियों, मैं इसी के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज ना हमारे बच्चों के पास नौकरियां हैं, आज ना हमारे लोगों के पास सम्मान है, आज ना हमारे लोगों के पास किसी भी प्रकार का बिजनेस है, क्योंकि हर चीज बर्बाद करने की साजिश की गई है। क्योंकि शूद्रों का तो काम एक ही था ना कि वो सेवा करेंगे, वो सेवा करेंगे तथाकथित अपलिफ्ट वर्ग की, और जो अति शूद्रों का था उन्हें तो वापस जंगल से बाहर भेज दिया जाएगा। वो गांव देहात के बाहर 12 बजे के बाद आ नहीं सकते थे। तो भाई हम लोग आएंगे इस समाज के अंदर और इस समाज के अंदर हम लोग मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, और पक्ष रखने के बाद जब हम इस सत्ता और शासन में काबिज हो जाएंगे तो हम लोग मांगने वाले नहीं, हम लोग देने वाले लोग बनेंगे, और यही देने वाला लोग आप लोगों को बनना है। मुझे लगता है कि मैं साथियों, 4 विचारधारा के व्यक्ति थे, एक तथाकथित कांग्रेस का, दूसरा बीजेपी का, तीसरा जो इनका लिबरल्स गैंग है उनका, और चौथा था बहुजन आइडियोलॉजी का व्यक्ति था। तो सबने कहा भैया एक काम करो, खिचड़ी बनाएंगे। तो जो 3 थे वो चालाक थे और हमारा बहुजन समाज अछूता था, भूखा था। तो इसने बोला कि भैया ठीक है खिचड़ी बनाएंगे, मेरा क्या हिस्सा आएगा? तो उन्होंने बोला भैया ऐसा है कि आप काजू बादाम और किशमिश ले आओ, क्योंकि आप खेतीहर लोग हो, मजदूरी करते हो, तो आपका अच्छा जुड़ाव है, बोते आप हो, खाते तो हम हैं, लेकिन ले आओ आप आज फिर से। तो वो कह रहा ठीक है मैं ले आता हूँ काजू किशमिश बादाम जो भी है। तो जो 3 लोग थे वो कोई दूध लाया, कोई चावल लाया, कोई पतीला लाया, चारों बैठ गए एक जगह पर बनाने लगे खिचड़ी। रात हो गई, खिचड़ी बनते बनते 8 से 9 बज गए। रात को बोले जो कांग्रेसी विचारधारा का आदमी था, बोला भैया ऐसा है, मेरे दिमाग के अंदर ना मेरे नेहरू जी आए थे, उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि ये खिचड़ी जो है ना ठंडी होकर के ज़्यादा टेस्ट देगी, तो आप इसको यहीं छोड़ दो और जाकर सो जाओ, सोने के बाद जब सुबह उठोगे तो खिचड़ी बहुत अच्छा स्वाद देगी, आप तब खाना। तो भाई सब इस बात पर एग्री करके, भाई सीनियर आदमी थे, मान सम्मान रखना था। अब रात हो गई, रात के बाद जब सुबह उठे 9 बजे तो भाई सब बोलने लगे भैया मेरे पहले जो नेहरू जी वाले थे, बोले भैया नेहरू जी आए थे, बोले भैया तूने बहुत योगदान दिया है समाज में, इस व्यवस्था को बनाए रखने में, जो पायदान था उस पायदान को ऐसे ही बनाए रखने में, तो तेरा हक ज़्यादा है, तू खिचड़ी ज़्यादा खा लियो। तो भैया मेरा हक ज़्यादा है इसलिए खिचड़ी मैं ज़्यादा खाऊंगा। तो जो दूसरे विचार का आदमी था वो बोला कि नहीं भैया गांधी जी भी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने भी कहा था भैया अति शूद्रों को हमने हरिजन बनाया और शूद्रों को हमने इस तरीके से दरकिनार कर दिया कि बस वो भीड़ का हिस्सा बन के रह गए, तो हमारा योगदान इस आंदोलन में ज़्यादा है, तो खिचड़ी मैं ज़्यादा खाऊंगा। तो भैया तीसरा वर्ग का जो व्यक्ति था लिबरल गैंग का, उन्होंने कहा भैया देखो ऐसा है 50% मुझे दे दो, बाकी तुम सब खा लो। अब जो चौथे विचार का आदमी था वो बहुजन समाज का आदमी था, तो बोला भैया ऐसा है, रात को महात्मा ज्योतिबा फूले मेरे सपने में आए थे और रात को बोले अरे बहुजन तू कब से भूखा बैठा है, तू आज भी भूखा रहेगा, सुबह का इंतजार करेगा, जा जाके खिचड़ी खा ले। तो भैया मैं तो रात को ही खा गया, खिचड़ी है ही नहीं, तुम क्या खाओगे? समझ रहे हो? तो मैं इसी वक्तव्य के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ।